नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कश्मीर की, लेकिन कश्मीर के उस स्थिति की बात करेंगे जिसमें आज एक मीडिया संस्था के ऊपर सवाल उठाया गया है। देश में कश्मीर को लेके अलग अलग बयान आ रहे हैं। कांग्रेस कन्फ्यूज्ड है। कांग्रेस को ये समझ नहीं आ रही है कि आखिर वो कौन से स्टैंड पे कायम रहे। वहाँ दो फाड़ हो चुका है। हाल में अभी कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक हुई, उसमें भी इसकी चर्चा हुई ही होगी, लेकिन उसके बावजूद पी चिदम्बरम साहब ने एक ऐसा बयान दे दिया जिससे उसकी सांप्रदायिक मानसिकता झलकती है। उन्होंने कह दिया कि कश्मीर से विशेष राज्य का दर्जा इसलिए छीन लिया गया क्योंकि वहाँ मुस्लिम बहुल है, मुस्लिमों की जनसंख्या ज़्यादा है। चिदम्बरम साहब को ये समझ नहीं आ रहा है कि वो क्या कहें। बौखलाहट में कांग्रेस उटपटांग बयान देती जा रही है। लेकिन इस बीच एक और खबर आई है कश्मीर को लेके। ये उससे भी बड़ी खबर है। ये खबर है शेखर कपूर का। मशहूर निर्देशक शेखर कपूर ने एक मीडिया संस्थान के ऊपर सवाल उठाया है, और ये मीडिया संस्थान राष्ट्रीय नहीं है, अंतर्राष्ट्रीय है। और उसमें भी ये कोई निजी मीडिया संस्थान नहीं है, ये सरकार द्वारा पोषित मीडिया संस्थान है। वो सरकार के पैसे से चलती है, और वो संस्थान है बीबीसी। बीबीसी के बारे में उन्होंने कहा कि जब आप कश्मीर की रिपोर्टिंग करते हैं, कश्मीर की चर्चा करते हैं, तो हर समय आप भारत अधिकृत कश्मीर लिखते हैं। जिस तरह से पाक अधिकृत कश्मीर लिखा जाता है, उसी तरह से आप भारत अधिकृत कश्मीर लिखते हैं। लेकिन आपका दोहरा चरित्र वहाँ उजागर होता है जब आप उत्तरी आयरलैंड की चर्चा करते हैं। आप उत्तरी आयरलैंड के बारे में तो ऐसा नहीं लिखते। हालांकि शेखर कपूर ने जो सवाल उठाया है, वो सवाल बहुत पहले उठ जाना चाहिए था। सरकार को भी इस पर संज्ञान लेना चाहिए था कि आखिर ब्रिटेन सरकार के पैसे से संचालित होने वाली बीबीसी का ये स्टैंड, कश्मीर के प्रति उनका ये नज़रिया, क्या एक मीडिया संस्थान का नज़रिया है या फिर ब्रिटेन सरकार का नज़रिया है। ये बहुत गंभीर विषय है जिसके ऊपर चर्चा होनी ही चाहिए थी, और भारत सरकार को इस पर कार्रवाई करनी चाहिए थी, ब्रिटेन से बात करनी चाहिए। अभी तक ये परिस्थिति तो नहीं आई है, लेकिन शेखर कपूर के सवाल का सही मायनों में क्या अर्थ है, बीबीसी के इस एजेंडे को समझने के लिए थोड़ा पीछे चलना पड़ेगा। कश्मीर के विलय के इतिहास को समझना पड़ेगा कि आखिर कश्मीर का भारत के साथ विलय कैसे हुआ, आखिर बीबीसी को ऐसे लिखने की ज़रूरत क्यों पड़ी, और ब्रिटेन सरकार का इसके प्रति एजेंडा क्या है। तो इसे समझने के लिए पहले शुरू करते हैं भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के उस दौर से, जहां पे भारत को आज़ाद होने की स्थिति उत्पन्न हो गई थी और ब्रिटेन को भारत के सत्ता सौंपने की ज़रूरत महसूस हो गई थी। अब वो भारत में रहना उसके लिए संभव नहीं था, तो ऐसी स्थिति में उसने भारत को आज़ाद तो कर दिया, लेकिन उसके दो टुकड़े कर दिए। उन दोनों टुकड़ों के अंदर भी एक कॉन्स्पिरेसी की गई कि भारतीय रियासतों को, भारत में जो उस समय 565 के करीब रियासत थे, प्रिंसली स्टेट्स थे, उनको कुछ अधिकार दे दिया गया कि वो भारत के साथ जा सकते हैं, पाकिस्तान के साथ जा सकते हैं, या फिर अपना निर्णय ले सकते हैं कि आप किस स्थिति में रहना चाहते हैं। यही से एक समस्या की शुरुआत हुई। लेकिन 15 अगस्त 1947 तक इन 565 रियासतों में से 562 ने भारत के साथ जाना स्वीकार कर लिया। 3 ऐसे रियासत थे जिनके पास अनिर्णय की स्थिति थी। वो नहीं चाहते थे कि हम भारत के साथ जाएं, कुछ चाहते थे कि पाकिस्तान के साथ जाएं, या कुछ आज़ाद रहना चाहते थे। जूनागढ़ रियासत भी उसी में से एक था, हैदराबाद था और कश्मीर था। तो हम यहाँ बात कर रहे हैं कश्मीर की, और उन दोनों की स्थितियों के बारे में कभी बाद में चर्चा करेंगे। तो पहले कश्मीर की स्थिति को देखते हैं। कश्मीर डुबियस स्थिति में थे। महाराजा हरि सिंह आज़ाद रहना चाहते थे, न तो वो भारत के साथ जाना चाहते थे, न पाकिस्तान के साथ जाना चाहते थे। लेकिन इस बीच वहाँ स्थितियाँ बदल गई। आज़ादी के 2-3 महीने बाद ही पाकिस्तान ने कश्मीर पर हमला कर दिया। 22 अक्टूबर 1947 का वो दिन, जब पाकिस्तान के पठानों ने, कबीलाई
सरदारों ने पाकिस्तानी फौज के साथ मिलके भारत के उस क्षेत्र पर, जो अभी भारत का क्षेत्र है, उस समय भारत का क्षेत्र नहीं था, कश्मीर पर हमला कर दिया। हरि सिंह घबरा गए और इस घबराहट में उन्होंने भारत सरकार से सहायता की मांग की। भारत सरकार ने सहायता देने से इनकार कर दिया क्योंकि उस समय भारत का वो हिस्सा नहीं था। आनन फानन में 2-3 दिन के अंदर 26 अक्टूबर को हरि सिंह ने भारत में विलय के दस्तावेज पर हस्ताक्षर कर दिए। भारतीय फौज कश्मीर पहुंचती है और उसके बाद पाकिस्तान और भारतीय फौज के बीच जंग शुरू हो जाती है। पाकिस्तानी फौज धीरे धीरे पीछे हटती है, लेकिन ये जंग लगभग महीनों तक चलता रहा। 2-3 महीने के बाद उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू को एक सलाह मिली, और वो सलाह देने वाले और कोई नहीं, लॉर्ड माउंटबेटन थे, जो ब्रिटिश थे। उन्होंने सलाह दी कि इस खतरनाक जंग को रोकने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में जाना चाहिए, अंतर्राष्ट्रीय हस्तक्षेप करनी चाहिए। वो अंतर्राष्ट्रीय हस्तक्षेप जिसके कारण ये पूरा विवाद पैदा हुआ। जवाहरलाल नेहरू ने लॉर्ड माउंटबेटन की सलाह मान ली और सुरक्षा परिषद में चले गए। सुरक्षा परिषद ने इस मामले को अपने संज्ञान में लिया और उसके बाद एक शांति स्थापित करने के लिए यथास्थिति की स्थिति उत्पन्न कर दी। दोनों के बीच एक लकीर खिंच गया जो LOC कहलाता है, वो टेम्परोरी है। लेकिन भारत पाकिस्तान के उस क्षेत्र को जिसे उसने कश्मीर से कब्जा किया था और जिसे आज POK कहते हैं, उस पर अपना दावा कभी नहीं छोड़ा। इसने हमेशा कहा कि पूरा कश्मीर हमारा है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों के दबाव में, दूसरे देशों के दबाव में, उस स्थिति में शांति कायम करने के लिए कश्मीर का वो क्षेत्र पाकिस्तान के पास रह गया जिसे आज POK कहा जाता है। जवाहरलाल नेहरू इस बात से बहुत दुखी थे कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में जाना उनकी भूल है। उन्होंने बाद में इसे स्वीकार भी किया कि अमेरिका और ब्रिटेन ने हमारे साथ छल किया है। फरवरी 1948 में जवाहरलाल नेहरू अपनी बहन विजय लक्ष्मी पंडित को एक खत लिखते हैं। बहुत इमोशनल खत है। एक दुखी मन से उन्होंने अपनी बहन को लिखा कि सुरक्षा परिषद में जाना हमारी भूल थी और ब्रिटेन और अमेरिका ने हमारे साथ छल किया है। उन्होंने लिखा है कि इन्हीं लोगों के ऐसे ही चरित्र के कारण देश के और कई देशों में टुकड़े हो रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्थितियां बदलती जा रही है, परिस्थितियां खराब हो रही है। उन्होंने कहा कि इस पूरे स्क्रिप्ट का राइटर ब्रिटेन ही है। मुझे ब्रिटेन से ऐसी उम्मीद नहीं थी, लेकिन उसने ऐसी कॉन्स्पिरेसी की और कश्मीर का मसला, जो कश्मीर का मसला उठाने के लिए भारत सुरक्षा परिषद में गया था, उस कश्मीर के मसले को भारत पाकिस्तान विवाद बना दिया गया। भारत पाकिस्तान के विवाद बनाने के बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसे एक समस्या मान लिया गया। तो भारत और पाकिस्तान के बीच इस विवाद की शुरुआत वहीं से हुई। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या भारत में जो कश्मीर है वो सही में भारत अधिकृत कश्मीर है? पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर तो पाकिस्तान द्वारा कब्जाया गया क्षेत्र है, लेकिन भारत में जो कश्मीर है वो भारत का अभिन्न अंग है, क्योंकि हरि सिंह ने उसी तरह से विलय के दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए थे जैसे दूसरे 564 रियासतों ने किया था। तो आखिर कश्मीर और उन 564 रियासतों के बीच इतना अंतर कैसे हो गया? क्यों पाकिस्तान और भारत के बीच के इस विवाद को कश्मीर में लपेट लिया गया? दूसरे रियासतों के बारे में तो ऐसी बातें नहीं होती है, क्योंकि वो आंतरिक क्षेत्र में है। विवाद पैदा करने के पीछे ब्रिटेन और अमेरिका के इस षड्यंत्र को अभी भी समझने की ज़रूरत है। इन लोगों ने भारत और पाकिस्तान को उस मोड़ पर खड़ा कर दिया जहां से निकलने के लिए हमें 70 साल लग गए। आज 70 साल बाद उसके उस विशेष दर्जे को ख़त्म करने के बाद भी इनकी कॉन्स्पिरेसी ख़त्म नहीं हुई है। ये लोग बार बार भारत के उस क्षेत्र को भारत अधिकृत, भारत प्रशासित कश्मीर कह रहे हैं, और BBC का ये एजेंडा भारत अधिकृत कश्मीर वाला किसी भी तरह से जायज़ नहीं कहा जा सकता,
क्योंकि भारत ने उस पर कब्जा नहीं किया है। कश्मीर का विवाद पाकिस्तान का विवाद है, कश्मीर का विवाद भारत का विवाद नहीं है। पाकिस्तान ने कश्मीर पर आक्रमण किया था, भारत ने कश्मीर पर आक्रमण नहीं किया था। भारत ने तो कश्मीर में एंट्री ही तब की जबकि विलय के दस्तावेज पर हस्ताक्षर हो गए, यानी कि कश्मीर पूरी तरह से भारत के अंदर आ गया। लेकिन फिर भी भारत के उस क्षेत्र को अगर बीबीसी जैसी संस्थान भारत प्रशासित कश्मीर कहती है तो ये बहुत ही अपमानजनक बात है और इसको अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म पर उठाना चाहिए और भारत को ब्रिटेन के साथ भी इसके ऊपर बातचीत करनी चाहिए। कश्मीर के प्रति बीबीसी का एजेंडा आज पहली बार उजागर नहीं हुआ है। बीबीसी हमेशा से ऐसे ही करती रही है, लेकिन ये सिर्फ लंदन स्थित अपनी संस्था से ऐसा नहीं लिखती है, इंग्लिश में ऐसा नहीं लिखती है, बल्कि दिल्ली में जो उसका बीबीसी हिंदी वेबसाइट चलता है वहाँ भी ये हमेशा भारत प्रशासित कश्मीर शब्द का इस्तेमाल करता है। उसकी कश्मीर की रिपोर्टिंग को ध्यान से देखें तो वहाँ भी आपको एक खास एजेंडे से की गई रिपोर्टिंग प्रतीत होगी। वहाँ हमेशा आपको ये दिखाई पड़ेगा कि बीबीसी ने कश्मीर को एक समस्याग्रस्त क्षेत्र के रूप में उभारने की कोशिश की है। हाल में जो कश्मीर में प्रोटेस्ट की खबर आई उसके लिए भी हंगामा हुआ, लेकिन इससे पहले जब कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त था उस समय भी बीबीसी की रिपोर्ट्स कोई ऐसी नहीं होती थी जो कहीं भी किसी तरह से भारत के स्टैंड के साथ खड़ी हो। ये भारत में काम तो कर रहे हैं लेकिन किसी न किसी तरह से उसी ब्रिटिश कॉन्स्पिरेसी के शिकार हैं जो 1947 से आज तक ये भूल नहीं पाई है कि भारत कभी हमारे अंदर था, हम भारत पर शासन कर रहे थे। ये लोग अभी भी उसी मानसिकता से संचालित हो रहे हैं। हालांकि उनके पास इतनी ताकत नहीं है कि डिप्लोमेटिक तरीके से ये बात उठा सकें, इसलिए इसने मीडिया का सहारा लिया। बीबीसी अपनी निष्पक्षता के लिए निष्पक्षता की बात करती है, लेकिन उस निष्पक्षता के पीछे का एजेंडा कुछ और है। भारत सरकार को भी इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए और बताना चाहिए कि चूंकि बीबीसी ब्रिटेन सरकार के पैसे से चलती है तो आखिरकार बीबीसी का ये स्टैंड ब्रिटेन का स्टैंड है या फिर मीडिया का स्टैंड है। दूसरी एक और बात है, जो दिल्ली में बीबीसी में काम करने वाले लोग हैं, जो उसके संपादक हैं, उनको इसके ऊपर थोड़ा ध्यान देना चाहिए था। उन्होंने इसके ऊपर कभी ध्यान नहीं दिया। यहाँ के मैनेजमेंट भारत में काम कर रहे हैं, ये भारतीय लोग हैं। इन्होंने कभी इसके ऊपर क्या ऑब्जेक्शन किया कि हम यहाँ पर रह के भारत प्रशासित कश्मीर किस आधार पर लिखें? अगर हम भारत प्रशासित कश्मीर लिखते हैं तो उसी तरह हमें भारत प्रशासित जोधपुर, जयपुर, बीकानेर, अजमेर, बाड़मेर ऐसे 565 रियासत जो भारत में मिले थे सबके लिए हम क्यों नहीं लिखते हैं? क्योंकि हरि सिंह ने उसी तरह से भारत में मिलने का संकल्प लिया था जिस तरह से दूसरे रियासतों ने। हालांकि विशेष दर्जे की जो बात है वो हर प्रिंसली स्टेट्स के साथ जुड़ी हुई थी। यहाँ पर एक अलग तरीके से कुछ विशेष छूट दे दी गई थी, लेकिन दूसरे प्रिंसली स्टेट्स में वहाँ प्रिवी पर्स का अधिकार दिया गया था। इसका जिक्र करते हुए कुछ इतिहासकारों ने लिखा है कि जिस समय 1947 में प्रिवी पर्स का अधिकार दिया गया था उस समय करीब 5 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ इन प्रिवी पर्स के कारण भारत सरकार के ऊपर पड़ रही थी। लेकिन फिर भी कई सालों तक भारत सरकार ने उसको ढोया। जब इंदिरा गांधी ने प्रिवी पर्स का अधिकार उनसे छीन लिया तो उस समय इतना बवाल नहीं हुआ था, लेकिन आज हंगामा बरपा हुआ है। और बीबीसी के संपादक मंडल के लोगों को ये सवाल उठाना चाहिए कि हम भारत में काम कर रहे हैं, हम भारतीय हैं। अगर उन सारे रियासतों का विलय भी उसी आधार पे हुआ था जिस आधार पे कश्मीर का विलय हुआ है, तो फिर दोनों के बीच हम अंतर स्थापित कैसे कर सकते हैं? आखिर भारत के कश्मीर को भारत प्रशासित कश्मीर हम क्यों लिखें? लेकिन ऐसा नहीं होता है। इन लोग भी ब्रिटेन के पैसे से जी रहे हैं। हो सकता है कि ब्रिटेन का पैसा खा खा के बीबीसी के इन संपादकों के मन में भी ब्रिटेन के प्रति भक्ति ज़्यादा जाग गई है और राष्ट्र के प्रति भक्ति का लोप हो चुका है।
ये लोग कभी सोचते ही नहीं हैं कि हम भारत में रह रहे हैं, ये सोचते हैं कि हम ब्रिटेन में रह रहे हैं। ये इनका ऑफिस है जो ब्रिटेन से संचालित ही नहीं होता है, एक ब्रिटेन का पार्ट बन के रह गया है। इसलिए इनके अंदर ये सवाल उठते ही नहीं हैं कभी। इनका सवाल सिर्फ होता है कि ब्रिटेन ने जो कह दिया, बीबीसी के लंदन के दफ्तर ने जो कह दिया, वही इनके लिए गीता, कुरान, रामायण की तरह है। वो ब्रह्म वाक्य है, उसको मिटाया नहीं जा सकता, उसके ऊपर सवाल नहीं उठाया जा सकता। लेकिन इनको इस बात के लिए किसी न किसी दिन इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। इसी तरह की खबरों के साथ हम फिर वापस आएंगे। तब तक के लिए विदा दीजिए। नमस्कार।